एक छोटे से गांव में सागर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में टमाटर की खेती करता था और खुद ही टमाटर को मंडी में जाकर बेचने का काम करता था। सागर मंडी में टमाटर की छोटी सी सप्लाई करता था, इसलिए गांव में सब उसे छोटा व्यापारी के नाम से जानने लगे थे। लेकिन सागर का सपना था कि वह एक दिन इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बने। अरे इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो? मैं खेत में जा रहा हूँ। इस बार टमाटर की फसल अच्छी हुई है। लेकिन इतनी सुबह जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करूंगा तो मैं बड़ा व्यापारी कैसे बनूंगा? ठीक है, लेकिन आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम घर का काम निपटाने के बाद खेत में चली आना। मैं घर का सारा काम निपटाने के बाद खेत पहुँच जाऊंगी। सागर और उसकी पत्नी दोनों खेत में टमाटर इकट्ठा कर रहे थे। सूरज की तेज किरणें उसके माथे पर पसीने की बूंदों के साथ खेल रही थीं। टमाटरों की लहलहाती फसल को देखकर सागर खुश हो रहा था और अपनी पत्नी से बोला, देखो इस बार की फसल कितनी शानदार हुई है। ऐसे मौसम में ऐसी फसल मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। इस बार की फसल से तो हमें अच्छा मुनाफा होने वाला है। सच में फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन खुद को मत भूलो। इतना काम कर रहे हो, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे अभी आराम किया तो बड़ा व्यापारी कैसे बनूंगा? तुम देखना, जब हम दिन रात मेहनत करते रहेंगे तो ही हमारे सपने सच होंगे। सपने बड़े हैं, लेकिन सेहत भी तो जरूरी है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो फसल कौन संभालेगा? मेहनत करो, लेकिन खुद का ख्याल भी रखो। तुम सच कहती हो। बड़ा व्यापारी बनने का सपना तभी पूरा होगा जब तुम मेरे साथ हो। चलो मैं थोड़ा आराम करता हूँ। शाम को टमाटर बेचने मंडी भी जाना है। एक दिन कुछ गांव वाले मंडी में सागर की फसल को लेकर कुछ बात कर रहे थे। इसी दौरान राजन वहां आता है और उनकी बातें सुनने लगता है। अरे भाई, तुमने सुना क्या? इस बार सागर की फसल बहुत बढ़िया हुई है। मैंने भी सुना है कि सागर टमाटर बेचकर बहुत धन कमा रहा है। मुझे तो लगता है सागर इसी तरह टमाटर की फसल बेचता रहा तो वो एक दिन सेठ जयप्रकाश से भी बड़ा व्यापारी बन जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारे जैसे छोटे किसान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारे लिए क्यों अच्छा होगा? अरे भाई, अगर सागर जयप्रकाश से भी बड़ा व्यापारी बन गया तो हमें उस जयप्रकाश को अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। हम सब अपनी फसल सागर को बेच पाएंगे और हमें भी अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इतनी बात सुनते ही राजन अपने मालिक जयप्रकाश के हवेली की ओर दौड़ता है। इस गांव में जयप्रकाश नाम का एक चालाक सेठ है जो छोटे किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी फसल को बेहद सस्ते दामों में खरीद लेता है। वह उसी फसल को बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। इसी तरीके से जयप्रकाश ने अपनी दौलत और नाम कमाया है और आज वह आसपास के गांवों में सबसे बड़ा और ताकतवर सेठ बन चुका है। उसकी धाक इतनी है कि गांव के सभी लोग उससे डरते हैं और उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। सेठ जयप्रकाश अपने बगीचे में आरामदायक कुर्सी पर बैठा आम का रस पी रहा था। उसके पास उसका वफादार नौकर कलू खड़ा था। तभी दूर से राजन पसीने से तरबतर और घबराया हुआ तेजी से दौड़ता हुआ आता है। अरे राजन, इतनी हड़बड़ी में क्यों भागा आ रहा है? क्या आसमान टूट पड़ा है? सेठ जी, बड़ी खबर है। वो सागर नाम का किसान, उसका नाम तो सुना ही होगा आपने। कौन सागर? कौन है ये? सेठ जी, हमारे गांव का एक छोटा सा किसान है जो अपनी टमाटर की फसल सीधे मंडी में बेचता है और सब लोग सागर को छोटा व्यापारी भी कहते हैं। क्या? छोटा व्यापारी? उसकी यह मजाल। जी सेठ जी, इस बार सागर की फसल बहुत शानदार हुई है। गांव के लोग कह रहे हैं कि वो अपनी फसल मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा है। और तो और, लोग कह रहे हैं कि अगर यही चलता रहा तो वो आपसे भी बड़ा व्यापारी बन जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? मुझसे बड़ा व्यापारी बनेगा वो? मेरे ही गांव में? ये कभी नहीं होने दूंगा। सेठ जी, अब क्या करें हैं? अगर सागर इसी तरह फसल मंडी में बेचता रहा तो आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। हम उसे उसकी औकात याद दिलाएंगे। राजन, कलू, तुम दोनों अभी उसी के पास जाओ। उसे कहो कि वो अपनी फसल मुझे बेचे, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है सेठ जी, हम अभी जाते हैं। लेकिन वो मना कर दे तो?
मना करने का सवाल ही नहीं उठता। तुम लोग उसे समझा देना कि मेरे खिलाफ जाने का मतलब क्या होता है, और अगर फिर भी ना माने तो मुझे बताना। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। राजन और कलू सेठ जयप्रकाश का हुक्म लेकर सागर के खेत की ओर चल पड़ते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिला जुला भाव था। वहीं दूसरी ओर सागर अपने खेत में टमाटर की ताजी फसल को देखकर संतोष से मुस्कुरा रहा था। इस बात से अनजान कि तूफान उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, सागर अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दो अजनबी सामने खड़े थे। नमस्ते, आप सागर हैं जो टमाटर की खेती करते हैं? हाँ, मैं सागर हूं। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम राजन है और मेरा साथी का नाम कलू है। हमारे मालिक ने हमें आपके पास भेजा है। वो आपके साथ टमाटर का व्यापार करना चाहते हैं। सागर को समझ में आ गया कि वो दोनों व्यक्ति दलाल है जो उसे बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहता है। मैं टमाटर खुद मंडी में बेचता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे साथ काम करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा और आपके टमाटर बड़े शहरों में बेचने में हम आपकी मदद भी करेंगे। मैं अपने तरीके से टमाटर बेचना चाहता हूँ। मुझे किसी दलाल की जरूरत नहीं है। सही कहा आपने, हमें दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। राजन और कलू ने सागर को समझाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन सागर उनकी बातों में नहीं आता है। अगर आप हमारे मालिक जयप्रकाश को टमाटर देंगे तो आपकी ब्रांडिंग भी करेंगे, बड़े बाजार में आपका नाम होगा। सागर भाई, हमारे मालिक बड़े व्यापारी हैं, आपसे सीधा व्यापार करेंगे। मैंने सुना है कि जयप्रकाश कम दाम देता है। मुझे जो ज्यादा दाम देगा मैं उसी को अपने टमाटर की फसल बेचूंगा। राजन और कलू समझ गए कि सागर नहीं मानेगा। अब राजन सागर को धमकी देता है और सागर को डराने की कोशिश करता है। हमारे मालिक से दुश्मनी करना सागर तुमको महंगा पड़ेगा। हमें डराने की कोशिश मत करो, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हम अपने टमाटर आपको नहीं बेचेंगे। अच्छा, यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन याद रखना सागर, तुम्हें हमारे सेठ से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। राजन और कलू नाराज होकर सागर के खेत से चले जाते हैं और सागर उसकी पत्नी को टमाटर ट्रैक्टर में रखने के लिए कहता है। तुम टमाटर को ट्रैक्टर में रखने में मदद करो ताकि मैं टमाटर को मंडी में बेचने जा सकूं। ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। सागर और उसकी पत्नी ने टमाटर ट्रैक्टर में रखा और सागर टमाटर बेचने के लिए मंडी की ओर निकल गया। सागर को अपनी मेहनत और सोच पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि कड़ी मेहनत करे तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। जैसे ही सागर मंडी में अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है, वहां का माहौल हलचल से भरा होता है। किसान अपनी फसलें बेचने के लिए इकट्ठे हुए थे। सागर ने अपनी गाड़ी से टमाटर उतारे और एक कोने में सजाने लगा। आज मंडी में भीड़ है, आज तो टमाटर के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। तभी जयप्रकाश अपने चमचों के साथ मंडी में दाखिल होता है। जयप्रकाश का रुतबा ऐसा था कि मंडी में लोग उसे देखकर सहज हो जाते थे। अरे सागर, सुना है कि इस बार तूने बढ़िया फसल उगाई है, पर ये क्या, टमाटर मुझे बेचने की बजाय तुम सीधे मंडी में बेच रहे हो? हाँ, फसल अच्छी हुई है और इसे मैं वहीं बेचूंगा जहां मुझे सही दाम मिलेगा। सही दाम? लगता है तुझे मंडी के उसूल नहीं पता। यहाँ के सारे किसान मुझे ही फसल बेचते हैं। ये मंडी मेरे ही इशारों पर चलती है। मुझे अपनी मेहनत की कीमत चाहिए। मैं किसी से डरकर अपने टमाटर सस्ते में नहीं बेचने वाला। जयप्रकाश के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। वह सागर के पास एक कदम और बढ़ा, फिर बोला, सागर, तू भूल रहा है कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। यहाँ मेरे मर्जी के बिना कोई सौदा नहीं होता। तेरे टमाटर सस्ते में ही मुझे बेचने पड़ेंगे। जयप्रकाश, जब बीज बोया था तब तुम्हारी मदद नहीं ली, जब पानी दिया था तब भी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी। अब मेहनत का फल भी अपनी शर्तों पर बेचूंगा। मुझे किसी की धौंस नहीं चाहिए। जयप्रकाश सागर की इस बात पर भड़क गया। उसके चमचे भी सागर को घूरने लगे और सागर को जयप्रकाश धमकी देने लगा। तू शायद मुझे हल्के में ले रहा है। तू सोच भी नहीं सकता है कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। मेहनत करने वालों को डर नहीं लगता। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। अगर तुम्हें मेरे टमाटर चाहिए
तो सही दाम लेकर आना, वरना यहाँ बहुत खरीदार हैं। सागर, तूने यह अच्छा नहीं किया है। तूने मुझसे दुश्मनी की है, तो मैं तुझे इसका सबक सिखाकर ही मानूंगा। मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा। जयप्रकाश गुस्से में सागर को घूरता है, लेकिन कोई जवाब दिए बिना अपने चमचों के साथ मंडी से चला जाता है। लेकिन सागर शांत रहता है और कुछ समय बीत जाने के बाद अपने टमाटर का सौदा अच्छे दाम पर कर लेता है। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर जीत हमेशा इसी की होती है। सागर गाड़ी में बैठा और गांव की ओर लौट रहा था। अचानक रास्ते में एक पुराना दोस्त मोहन, जो अब शहर में व्यापार करता है, वो दिखाई देता है। वह सागर को देखकर खुश हो जाता है। यार सागर, तुम यहाँ? कैसी चल रही है खेतीबाड़ी? अरे मोहन भाई, क्या हाल है? खेती तो ठीक ही चल रही है, लेकिन गांव की परेशानियां अलग ही होती हैं। वैसे तुम यहाँ कैसे? मैं तो अब शहर में काम करता हूँ। तुम खेत में क्यों घुसे रहते हो? शहर में खूब पैसा है। तुम्हें तो मेरे साथ शहर में व्यापार करने चलना चाहिए। वहाँ मेहनत कम और आराम ज्यादा है। शहर की दुनिया अलग है मोहन। मैं तो यहाँ अपने काम में खुश हूँ। मैंने जो मेहनत की है वही मेरा भविष्य है। मोहन हंसते हुए उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और फिर मोहन बोला, बिल्कुल, तुम हमेशा वही करते हो जो तुम सोचते हो। लेकिन तुम जानते हो ना, अगर तुम्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए तो तुम अपनी फसल से और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो और बड़े शहर में जाकर टमाटर का व्यापार कर सकते हो। मैंने कहा ना मोहन, मैं अपनी मेहनत से ही सब कुछ हासिल करूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मोहन का चेहरा थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन वह फिर भी हंसते हुए बात करता है। ठीक है सागर, जैसे तुम चाहो, पर याद रखना, कभी अगर तुम्हें लगता है कि अकेले सब कुछ करना मुश्किल हो रहा है और मेरे साथ बड़े शहर में टमाटर का व्यापार करना चाहता है, तो मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी मदद की बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे यही सही लगता है। मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मोहन हल्का सा मुस्कुराता है और सागर को एक अंतिम बार देखकर शहर की ओर बढ़ जाता है। सागर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते पर चलता रहता है। सागर शाम होते होते गांव लौटता और गांव लौटते ही वो अपने ट्रैक्टर को खेत में रखने जाता है। ट्रैक्टर को खेत में रखने के बाद वो अपने घर लौट जाता है। घर लौटते ही अपनी पत्नी को मंडी में जो हुआ वो सब बताता है। अरे, आज तो टमाटर के बड़े अच्छे दाम मिले हैं। हमें बहुत बढ़िया मुनाफा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज मंडी में मेरे और सेठ जयप्रकाश के बीच में टमाटर को लेकर बहस हो गई। क्यों? क्या हो गया? वो लालची सेठ हमारे टमाटर को सस्ते में खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपनी फसल तुम्हें सस्ते दाम में कभी नहीं बेचूंगा। ये आपने अच्छा किया। मेहनत करें हम और लाभ उसे चाहिए। सही कहा तुमने। हम खेत में कड़ी मेहनत करते हैं और ये जयप्रकाश जैसे सेठ हमसे सस्ते दाम में हमारी फसल खरीद लेते हैं और बाद में बड़े शहर में जाकर ऊंचे दाम में बेच देते हैं। लेकिन सेठ जयप्रकाश से दुश्मनी करना हमें कहीं भारी न पड़ जाए। तुम चिंता मत करो, हमें ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सागर और उसकी पत्नी सेठ जयप्रकाश से डरते नहीं, बल्कि हिम्मत करके अपनी मेहनत का सही दाम मिले, इसीलिए मंडी में टमाटर को उच्च दाम में बेचते हैं। एक दिन सागर अपने खेत में काम कर रहा होता है और एक गांव वाला उससे मिलने आता है। सागर, तुम्हारी फसल तो सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें देखकर लगता है टमाटर की फसल से काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हो। धन्यवाद। अगर कड़ी मेहनत करो तो अच्छा मुनाफा जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखो, कड़ी मेहनत अकेले कुछ नहीं कर सकती। सही दिशा और सही सोच बहुत जरूरी है। सही कहा आपने, लेकिन मैंने सुना है कि आपने अपने टमाटर जयप्रकाश सेठ को नहीं बेचे हैं। सही सुना है तुमने। मैं अपने टमाटर को सस्ते दाम में उसे लालची जयप्रकाश को कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन सागर भाई, ये जयप्रकाश से दुश्मनी लेना कहीं आपको भारी न पड़े। मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की है। मैं तो बस अपनी फसल को सही दाम पर बेचना चाहता हूं। और वो जयप्रकाश हमसे अगर सस्ते दाम पर हमारी फसल खरीदना चाहता है तो मैं कभी भी उसे अपनी फसल नहीं बेचूंगा। ठीक है सागर भाई,
अपना ध्यान रखना। ये जयप्रकाश बहुत खतरनाक व्यापारी है। हमारे गांव में से जिस भी किसान ने अपनी फसल उस सेठ को नहीं बेची है, उसको जयप्रकाश ने बर्बाद कर दिया है। कोई बात नहीं भाई, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। उस गांव वाले ने सागर को बहुत समझाया कि जयप्रकाश से दुश्मनी मत करो, लेकिन सागर जयप्रकाश से डरने वालों में से नहीं था। कई दिनों बाद सागर और मोहन की फिर से मुलाकात होती है। इस दौरान सागर ने मोहन को अपनी और जयप्रकाश के बीच में हुई बहस के बारे में बताता है। कैसे हो मोहन भाई? बड़े मजे में हूँ। अरे सागर, तुम तो टमाटर बेचकर काफी धन कमा रहे हो। अरे ऐसा नहीं है मोहन, मैंने जो मेहनत की थी बस ये तो उसी का फल है। सही कहा तुमने सागर, अगर इंसान कड़ी मेहनत करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। मोहन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ बताओ। उस दिन जब हम मिले थे, उसके बाद मैं मंडी में टमाटर बेचने गया था। वहां पर मेरे और सेठ जयप्रकाश के बीच में बहस हो गई। लेकिन बहस किस वजह से हुई थी? वो लालची सेठ जयप्रकाश मेरे टमाटर को सस्ते दाम में खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं अपने टमाटर उसे ही बेचूंगा जो मेरी फसल के अच्छे दाम देगा। तुमने एकदम सही करा सागर, हमें अपनी फसल को सस्ते दाम में कभी नहीं बेचना चाहिए। मोहन ने सागर को हौसला दिया कि हमें ऐसे बड़े सेठ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सागर को थोड़ी चिंता कम हुई और बोला, लेकिन मोहन, कहीं वो सेठ मुझे या मेरी फसल को कोई नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं नहीं सागर, ऐसा मत सोचो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हो, लेकिन अगर तुम्हें कभी जयप्रकाश के सामने खड़ा होना पड़ा तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। जयप्रकाश जैसे लोगों से निपटना मुझे अच्छे से आता है। ठीक है मोहन, अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि अकेले उसका सामना करना मुश्किल हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जयप्रकाश को साथ मिलकर हराएंगे। दोनों दोस्तों के बीच में काफी बातें चलती रहीं। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। सागर की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी टमाटर की फसल अब गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन जब एक आदमी पूरी ईमानदारी से काम करता है तो कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। और यही हुआ। जयप्रकाश ने सागर को मजा चखाने का मन बना लिया था। जयप्रकाश अपने नौकर राजन और कलू के साथ मिलकर एक कमरे में बैठकर सागर को बर्बाद करने की एक योजना बना रहे थे। राजन, अगर सागर को लगता है कि वो मुझे टमाटर नहीं बेचेगा तो मैं क्या चुपचाप देखता रहूंगा? लेकिन वो नहीं जानता कि उसने किसे दुश्मनी की है। आप सही कह रहे हो मालिक, उसे पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हो। मालिक, मैंने सुना है कि सागर अपने टमाटर बेचकर काफी अच्छी कमाई कर रहा है। उसे कमाई करने दो, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे अपने टमाटर को किसी और को बेचता है। लेकिन मालिक, ऐसा क्या आप करने वाले हो? सागर को अपनी टमाटर की फसल पर काफी घमंड है। अगर हम उसकी फसल को ही बर्बाद कर दें तो वो कैसे अपने टमाटर को किसी और को बेचेगा। आप सही कह रहे हो मालिक, टमाटर के बिना वो कैसे किसी और को बेचेगा। सुनो राजन, तुम और कलू दोनों मिलकर आज रात सागर के खेत जाकर उसकी सारी फसल को तहस नहस कर दो। ठीक है मालिक, मैं और कलू दोनों उसके खेत पर जाकर उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं। अब जयप्रकाश तय कर चुका था। उनकी योजना थी कि वो सागर की फसल को बर्बाद करके सागर को सबक सिखाएगा। लेकिन सागर को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके आसपास एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उस रात राजन और कलू दोनों साथ मिलकर सागर के खेत की ओर बढ़ते हैं और राजन कलू से कहता है, सुनो कलू, हमें सागर के खेत में टमाटर की सारी फसल को बर्बाद करना है, लेकिन ध्यान रखना, हमें इसे ऐसे करना है कि सागर को यह पता भी न चले कि यह हमने किया है। ठीक है, उस सागर को तो पता भी नहीं होगा कि वो बर्बाद होने वाला है। अब सागर जरूर बर्बाद होगा। जो भी हमारे मालिक के साथ जो दुश्मनी मोड़ लेता है उसका यही हाल होना चाहिए। सही कहा आपने। अब तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से काम पर लगो। राजन और कलू खेत में घुसकर सागर की फसल को नुकसान पहुंचाने लगे। उन्होंने टमाटर के पौधों को बुरी तरह से तोड़ा, कुछ पौधों को उखाड़ फेंका और कुछ में कीटनाशक मिला दिया। अब देखते सागर कैसे टमाटर
किसी और को बेच पाता है। बड़ा घमंड था उसे अपनी मेहनत पर। अब देखते हैं सागर क्या करता है। हाँ, अब हम देखते हैं सागर क्या करता है। अगले सुबह सागर और उसकी पत्नी खेत में आते हैं। दोनों का चेहरा उत्साह से भरा होता है, लेकिन जैसे ही वे खेत की ओर बढ़ते हैं, सागर की आंखों में डर और हैरानी का इश्क साफ दिखाई देता है। सागर की टमाटर की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। टमाटर के पौधे बुरी तरह से मुरझा गए थे और जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये क्या हो गया? मेरी पूरी फसल किसने बर्बाद की है? उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उसे यह नहीं समझ में आया कि यह नुकसान कैसे हुआ और किसने किया होगा। ये किसने किया होगा सागर? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यह काम किसी ने जानबूझकर किया है। लेकिन किसने किया होगा? सागर की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थी। एक पल के लिए उसे सब कुछ खत्म हो चुका सा महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे एक बात याद आई। वह याद करने लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जयप्रकाश ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे बर्बाद कर देगा। ये काम तो जयप्रकाश का ही हो सकता है। उसने मुझे कहा था, अगर तुम अपनी फसल मुझे नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सागर, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में जयप्रकाश ने ही किया होगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उसी लालची जयप्रकाश का ही है। उसने मुझे मंडी में धमकी दी थी कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हमें जयप्रकाश को सबक सिखाना होगा कि कोई भी ईमानदार आदमी उसकी बुरी योजनाओं से हार नहीं सकता। हम अपने दम पर फिर से इस खेत को खड़ा करेंगे। सागर और उसकी पत्नी ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से फिर से नई शुरुआत करने की ठान ली थी। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता था, अपने सपने को फिर से सच करना और जयप्रकाश को सबक सिखाना। सागर अपने खेत में काम करने के बाद गांव लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसका सामना एक और कठिनाई से होने वाला है। जैसे ही वह अपने गांव में पहुंचता है, वह देखता है कि जयप्रकाश और उसके दोनों नौकर वहीं खड़े हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। ओह सागर, कैसे हो? क्या हाल है खेतों का? क्या हो गया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखा सागर, मुझसे पंगा लेना तुम्हें कितना भारी पड़ा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यह कि कैसी है तुम्हारी टमाटर की फसल। अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे अपने टमाटर दूसरे व्यापारी को बेचते हो। क्या तुमने मेरी फसल बर्बाद की? हाँ सागर, तुम्हारी फसल बर्बाद करके मैंने तुम्हें एक सबक सिखाया है। जब तुमने मेरी बात न मानकर टमाटर किसी और को बेचे, तो मुझे लगा कि तुम्हें यह समझाना जरूरी है कि जयप्रकाश से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। हमारे मालिक ने तुम्हें सही सबक सिखाया है सागर। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत किसके पास है। सागर को इन शब्दों से बहुत धक्का लगता है। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा दिखने लगता है। वह कुछ कह नहीं पाता, बस खामोशी से खड़ा रहता है। सागर को महसूस होता है कि उसकी सारी मेहनत एक पल में धराशायी हो गई है। वह थोड़ी मायूसी में डूब जाता है, लेकिन तभी उसे मोहन की याद आती है। मोहन ने उसे कहा था कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़े तो वह मदद करने के लिए तैयार है। हमें इस लालची सेठ जयप्रकाश को मजा चखाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वह सेठ कभी किसी किसान को परेशान न करे? मुझे लगता है कि मेरा दोस्त मोहन इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। वही मोहन भाई जो शहर में व्यापार करने जाते हैं? हाँ वही। देखो, अब मैं अपने दोस्त मोहन के घर जाता हूँ उसकी मदद लेने के लिए। ठीक है, आप जाइए। सागर ने गहरी सांस ली और अपने कदम मोहन के घर की ओर बढ़ा दी। मोहन उसका पुराना दोस्त है और सागर जानता था कि अगर किसी से मदद मिल सकती है तो वह मोहन ही हो सकता है। सागर मोहन के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। मोहन दरवाजा खोलता है और सागर को देखकर हैरान हो जाता है। सागर, तुम यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है मोहन। जयप्रकाश ने मेरी टमाटर की पूरी फसल बर्बाद कर दी है। क्या जयप्रकाश ने यह किया? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैसे हमारे बिस मंडी में बहस हुई थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे बर्बाद कर देगा, और आज वही हुआ।
सागर के शब्दों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। अब मुझे जयप्रकाश को सबक सिखाना है मोहन। मैं जानता हूं कि वह इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा कि मुझे दबाना किसी के बस की बात नहीं। मोहन कुछ देर सोचता है, फिर उसकी आंखों में एक योजना की झलक दिखती है। वह सागर की मदद करने के लिए तैयार होता है। देखो सागर, अगर तुम सच में जयप्रकाश को जवाब देना चाहते हो तो तुम्हें उसकी ताकत से जूझने के लिए उसके जैसी रणनीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे भरोसा है तुम पर मोहन। मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि हम मिलकर यह काम कर सकते हैं। गांव में जयप्रकाश का दबदबा वर्षों से कायम था। उसकी ताकत और लालच के कारण लोग हमेशा डरकर काम करते थे, लेकिन इस बार सागर और मोहन ने ठान लिया था कि अब यह सब खत्म होगा। जयप्रकाश की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड और लालच है। अगर हम उसकी कमजोरी का सही फायदा उठाएं, तो हम उसे हराकर दिखा सकते हैं। लेकिन गांव वाले अभी भी उससे डरते हैं। हमें पहले उनका विश्वास जीतना होगा ताकि हम मिलकर चुनौती दे सकें। सागर और मोहन दोनों मिलकर जयप्रकाश को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। देखो सागर, अगर हमें जयप्रकाश को सबक सिखाना है तो हमें गांव वालों का साथ चाहिए होगा, और हम सब गांव वालों के साथ मिलकर ही जयप्रकाश को सबक सिखा सकते हैं। तुमने सही कहा मोहन। अगर गांव वालों के बीच में से जयप्रकाश का डर खत्म हो गया तो सारे गांव वाले हमारी मदद जरूर करेंगे। इसीलिए हम दोनों मिलकर गांव वालों को समझाएंगे कि जयप्रकाश से डरने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, कल सुबह हम दोनों मिलकर गांव वालों को समझाने के लिए जाएंगे। तो कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह सागर और मोहन दोनों मिलकर गांव वालों को जयप्रकाश के खिलाफ खड़ा करने के लिए मिलने जाते हैं। उन्होंने हर एक से कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। अगर हम अब नहीं उठे तो कल जयप्रकाश हमारी मेहनत की कमाई सस्ते में लेकर खुद मुनाफा कमा लेगा। हमें अपनी फसल का सही दाम और हक मिलना चाहिए। देखो भाई, अगर आज तुम लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो कल ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन हमें जयप्रकाश से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। देखो, आज तुम सब एकजुट नहीं हुए तो ये लालची सेठ तुम सबको ऐसे ही सताता रहेगा। सही कहा मोहन, हमें आवाज उठानी ही होगी। देखो गांव वालों, तुम हमारा साथ दोगे तो ये जयप्रकाश कभी भी तुम्हें नहीं सता सकेगा और तुम्हारी फसल के सही दाम भी मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? हमारी फसल के सही दाम मिल सकता है? हाँ, तुम्हें तुम्हारी फसल के सही दाम मिल सकता है। उसने हमें डराकर हमेशा हमारी फसल का गलत दाम लिया, लेकिन अब वह दिन खत्म होने वाला है। अब हमें अपनी मेहनत का सही मोल मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम सबको हमारा साथ देना होगा। देखो गांव वालों, तुम हमारा साथ दो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। ठीक है सागर भाई, हम सब आपके साथ हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने उनकी बातों को समझा और उनका समर्थन करना शुरू किया। कुछ लोग अभी भी डर रहे थे, लेकिन सागर और मोहन ने उन्हें भी अपनी ओर कर लिया। इस बीच जयप्रकाश को खबर मिली कि गांव में विरोध हो रहा है। वह गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, इस सागर और मोहन को तो सबक सिखाना पड़ेगा। इस बार दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी मेरे खिलाफ जाने की सोचे भी नहीं। राजन और कलू, तुम दोनों मिलकर जाओ और जो भी सागर और मोहन का साथ दे रहे हैं उन सब की फसल बर्बाद कर दो। मैं भी देखता हूं इस बार कौन उन्हें बचाता है। इस बीच जयप्रकाश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव में डर का माहौल बनाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। वे गांव वालों को धमकाने और फसलों को नष्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन सागर और मोहन ने पहले ही इस सब का सामना करने की योजना बना ली थी। उन्होंने गांव वालों को चौपाल पर बुलाया और सबको एकजुट होने के लिए कहा, सागर, हमें जयप्रकाश को हराना है तो हमें सबूत की जरूरत होगी, ताकि सब लोग मिलकर जयप्रकाश को अपनी फसल न बेचे। सही कहा मोहन, लेकिन हम क्या करेंगे? मैंने सुना है कि कुछ महीनों पहले जयप्रकाश ने हमारे एक किसान की जमीन धोखे से हथिया ली थी। अगर हमें वो कागजात मिल जाए तो हम
सभी गांव वालों को दिखा सकते हैं कि जयप्रकाश धोखेबाज है। मोहन और सागर ने जयप्रकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए गांव के पंचायत ऑफिस में जाते हैं। वहां पर मोहन और सागर ने पुराने रजिस्टर को खंगाला और पाया कि जयप्रकाश ने धोखाधड़ी से कुछ गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा ली थी। देखो सागर, ये रहा वो कागजात जिसकी हमें तलाश थी। क्या वही कागजात है जिसके बारे में गांव वाले ने बताया था? दिखाओ तो मुझे। हाँ, ये वही कागजात है। इससे साफ पता चलता है कि जयप्रकाश ने उस किसान की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली थी। तुम भी देखो इसे। हाँ मोहन, ये तो वही कागजात है जिसकी हमें तलाश थी। अब वक्त आ गया है, हमें इस सबूत को सबके सामने लाना होगा। हाँ मोहन, तुमने सही कहा। अब सभी गांव वालों को पता चलेगा कि जयप्रकाश धोखेबाज है और वो न सिर्फ हमारी फसल सस्ते दाम में खरीदना चाहता है, बल्कि हमारी जमीनों पर भी उसकी बुरी नजर है। तो ठीक है, कल सुबह सभी गांव वालों को पंचायत पर बुलाते हैं और तभी हम सबके सामने ये सबूत पेश करेंगे। अगली सुबह सागर और मोहन ने मिलकर गांव में पंचायत बुलाते हैं और मोहन दस्तावेज को पंचायत और सभी गांव वालों के सामने पेश करता है। देखिए सरपंच जी, ये है जयप्रकाश की सच्चाई। उसने आप सबको बरसों तक धोखा दिया है। वो आपको आपकी फसल का सही दाम नहीं देता है। अगर कोई किसान उसके खिलाफ जाता है तो जयप्रकाश उसकी फसल बर्बाद कर देता है या तो उसकी जमीन धोखे से अपने नाम कर लेता है। मोहन सही कह रहा है सरपंच जी। यह कागजात उस बात का सबूत है कि कैसे कुछ महीनों पहले उसने हमारे एक किसान की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली थी। हाँ हाँ सरपंच जी, सागर और मोहन सही कह रहे हैं। सागर भाई ने सही कहा। जयप्रकाश ने कुछ महीनों पहले हमारे गांव के एक किसान की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली थी। देखिए सरपंच जी, ये है जयप्रकाश की सच्चाई। उसने आप सबको बरसों तक धोखा दिया है। वो आपको आपकी फसल का सही दाम नहीं देता है। अगर कोई किसान उसके खिलाफ जाता है तो जयप्रकाश उसकी फसल बर्बाद कर देता है या तो उसकी जमीन धोखे से अपने नाम कर लेता है। सही कह रहे हो मोहन भाई। अब हम जयप्रकाश को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जयप्रकाश ने साफ इनकार कर दिया कि उसने किसी भी किसान की जमीन धोखे से अपने नाम नहीं की। देखिए सरपंच जी, मोहन और सागर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने किसी भी किसान की जमीन को अपने नाम नहीं किया है। तो ये कागजात क्या झूठ बोल रहे हैं जयप्रकाश? सरपंच जी, ये तो फर्जी कागजात है। ये मोहन और सागर की कोई चाल है ताकि मुझे फंसा सके। सरपंच जी, ये सेठ झूठ बोल रहा है। ये कागजात बिल्कुल असली है और ये जयप्रकाश झूठ बोल रहा है ताकि उसे वो जमीन वापस न करनी पड़े और गांव वालों को उनकी फसल के सही दाम न देने पड़े। देखो जयप्रकाश, ये कागजात बिल्कुल असली है और कई महीनों से तुम्हारी फरियाद भी काफी बढ़ गई है। तुम गांव वालों को उसकी फसल के सही दाम भी नहीं देते हो। सरपंच जी, अगर हम सबकी फसल अच्छी होगी तो कोई भी बड़ा व्यापारी हमारी फसल को अच्छे दाम में खरीद लेगा। हमें इस सेठ जयप्रकाश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमने हमारे खेत में कड़ी मेहनत करके टमाटर की फसल को उगाया था और हमारी फसल काफी अच्छी थी, इसीलिए हमें हमारी फसल का अच्छा दाम मिल रहा था। सही कहा। हमें इस जयप्रकाश जैसे लालची सेठ पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जयप्रकाश, तुमने धोखे से गांव वालों की जमीनें अपने नाम की है और तुम फसल के सही दाम भी नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हें इस गांव में रहना है और तुम्हें मंडी में व्यापार करना है तो तुम्हें वो जमीन वापस करनी होगी और अब तक तुमने जिस भी किसान को कम दाम देकर फसल खरीदी है उन सभी किसान को मुआवजा देना होगा। सरपंच जी, ये तो नाइंसाफी है। अगर मैं सभी किसान को मुआवजा दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सरपंच जी, इस जयप्रकाश ने मेरे खेत में सारी फसल को बर्बाद कर दिया था। उस वक्त उसे वो सही लगा था और अब ये गलत लगता है। सागर भाई सही कह रहे हैं। ये जयप्रकाश झूठा और धोखेबाज है। देखो जयप्रकाश, अगर तुम सागर और बाकी गांव वालों को मुआवजा नहीं दोगे तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। आप सही कह रहे हो सरपंच जी। अगर मुआवजा नहीं मिला तो जयप्रकाश को यह गांव छोड़ना होगा और जिसकी भी जमीन धोखे से हड़पली थी वो भी वापस करनी होगी। देखो जयप्रकाश, सीधे तरीके से तुम जमीन वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सरपंच जी,
मैंने कभी किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है। देखो जयप्रकाश, ये मेरा आखिरी फैसला है। या तो तुम सभी गांव वालों को मुआवजा दो और वो सारी जमीन वापस कर दो, नहीं तो ये गांव तुम्हें छोड़ना होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमें मजबूरन तुमसे मुआवजा लेना होगा और तुम्हें धक्के मारकर इस गांव से निकाल देंगे। ठीक है सरपंच जी, मैं वो जमीन वापस कर दूंगा। जमीन के साथ मुआवजा भी देना होगा। सरपंच जी, मैं गांव वालों को मुआवजा और जमीनें वापस करने के लिए तैयार हूं। कृपा करके मुझे गांव से मत निकाले। आज की पंचायत यहीं पर खत्म होती है। हमने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और यही हमारी जीत है। सागर, ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की जीत है। गांव वालों ने तालियों और जयकारों के साथ मोहन और सागर का धन्यवाद किया। गांव में अब उम्मीद की एक नई किरण फली फूली थी। अब सभी किसानों को उसके फसल के सही दाम मिल रहे थे। अब सागर मोहन के साथ शहर में टमाटर का व्यापार शुरू करता है और कुछ ही सालों में सागर गांव का बड़ा व्यापारी बन जाता है।